अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, दो तीन क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर करने के लिए मुझे लाइव आना पड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है जी कि बायो वार क्या होती है। अब जितनी जंगें लड़ी जा चुकी हैं, जिनमें से बहुत बड़ी बड़ी जंगों के जो नाम है वो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 है। इसका आप सबको पता है। तो वर्ल्ड वार 3 सबको एक्सपेक्टेड है कि कभी ना कभी हो जाएगी, कभी ना कभी होनी है, जिसमें पूरी दुनिया की जो ताकतें हैं वो सारी उसमें शामिल हो जाएंगी। जो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 हुई, उनमें ब्लॉक्स जो थे कंट्रीज़ के वो शामिल हुए थे। जो वर्ल्ड वार 3 है उसमें ये एक्सपेक्टेड है कि पूरी दुनिया ही उसमें उलझ पड़ेगी और उससे यानी कोई कंट्री भी जो है ना वो बचेगा नहीं। उसकी वजह क्या हो सकती है वो डेफिनेटली डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस के ऊपर कि उस वक्त क्या सर्कमस्टेंसेस होंगे। तो लिहाजा अब एक्चुअली जिस तरह हर चीज़ में जिद्दत आ गई है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, बिल्कुल उसी तरीके के साथ सेम उसी तरीके के साथ जो जंगों का तरीका है ना वो भी तब्दील कर दिया गया। अब एक तरीका जो न्यू अडॉप्ट किया है मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस ने या डिफरेंट कंट्रीज़ ने या डिफरेंट इकोनॉमीज़ ने, वो आपके पास है जी बायोवार। बायोवार में क्या होता है कि इन्फेक्शंस फैलाए जाते हैं, जर्म्स फैलाए जाते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैलाई जाती हैं। तो इसको आप जर्म्स वार भी कह सकते हैं इस तरह, फिर आप इसको इन्फेक्शन वार भी कह सकते हैं। ठीक है। और ये जो वार होती है बायो वार, ये मतलब पौधों के ज़रिए भी हो सकती है कि पौधों में कोई इन्फेक्शन फेंक दिया, कोई जर्म फेंक दिया, जानवरों में भी फेंका जा सकता है, इंसानों में भी फेंका जा सकता है। तो इस तरह फिर ये जिस कंट्री को निशाना बनाना होता है या जिस ताकत को आपने झुकाना होता है, तो वहाँ पर इस तरह की जो है वो मतलब बायोलॉजिकल वार को स्टार्ट कर दिया जाता है। अब ये कह लें कि कोरोना है, कोरोना को इस वजह से लोग जो है वो लैब के अंदर मतलब लैब की प्रोडक्शन कहा जा रहा है कि ये लैब के अंदर तैयार किया गया, लेकिन अभी उसके बारे में फैक्ट्स किसी को नहीं पता। और दूसरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि हार्प टेक्नोलॉजी क्या होती है। हार्प टेक्नोलॉजी जो होती है ना हमारे पास, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल सिग्नल्स या जो रेडियो एक्टिव एक्टिविटी है हमारे पास, उसके ज़रिए मौसमों को इससे ना कंट्रोल किया जाता है। इसको इसमें यहाँ तक इससे हो सकता है, आपने ये इस बात की इब्तदा किस तरीके के साथ हुई, ये बड़ी स्टोरी है, जब आप गूगल करेंगे तो आपको उसमें मज़ीद ईयर्स के साथ जो है उसकी तफसीर मिल जाएगी। 12-50 साल पहले जो है ना तकरीबन इसमें सक्सेस हो गई थी। उसकी जो है एक एग्जांपल ये है कि हम जब छोटी क्लासेस में, तो हमने अपनी साइंस की बुक में पढ़ा था कि मसनूई बारिश कैसे बरसाई जाती है। तो मसनूई बारिश को बरसाने के लिए क्या करते हैं कि बादलों के ऊपर नमक का छिड़काव किया जाता है। उससे क्या होता है कि बारिश शुरू हो जाती है। तो वो उसके अलावा हवाएं चलाई जाती हैं, मुख्तलिफ मतलब इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, जिसके ज़रिए क्या हो सकता है जी कि मतलब बारिश हो सकती है। तो हार्प टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इसको हार्प प्रोजेक्ट कहते हैं। तो इसके ज़रिए मौसमों में तब्दीली की जाती है। मौसमों में तब्दीली ऐसे की जाती है कि हवाएं अपनी मर्ज़ी से चला सकते हैं, रोक सकते हैं, और उसके अलावा जो है आप ज़लज़ले लाए जा सकते हैं, सुनामी लाए जा सकते हैं। समुद्रों के अंदर, पानियों के अंदर जो गहरे पानी है वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन कि शुगर माफिया वाला जो आजकल करंट अफेयर में इशू चल रहा है वो है क्या। उसमें यह कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें जो उनके ऑनर्स होते हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो होते हैं, उनको ना सब्सिडी देती है। सब्सिडी का मतलब जो है वो हमारे पास ये होता है कि गवर्नमेंट अपने पास से उसकी कास्ट का कुछ हिस्सा जो है ना पे करती है। तो ये जो शुगर इंडस्ट्रीज़ है, 80 शुगर मिल्स का जो है वो शोर है, जिसमें से 6 जंगीर साहब की हैं और 74 जो है वो बाकियों के हिस्से में आती हैं। तो पिछली गवर्नमेंट जो गुजरी है और इस वक्त जो करंट गवर्नमेंट है, इनका और पिछले गवर्नमेंट का मिला के तकरीबन 30 अरब जो है वो सब्सिडी बनती है, जो शुगर इंडस्ट्री यानी जो शुगर मिल्स वाले हैं या फ्लोर मिल्स वाले हैं उनको उन्होंने दी थी, जिनमें से 3 अरब जो है वो 25 अरब बनती है, जिनमें से 3 अरब जो है वो इमरान खान साहब के दौर में दी, और जो बाकी 22 अरब है वो पिछली गवर्नमेंट के दौर में जो है ना वो सब्सिडी प्रोवाइड की गई थी। उसके बाद ये रिक्वेस्ट की गई कि चीनी हमारे पास बहुत ज़्यादा वाफर मकदार में मौजूद है, तो उसको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, तो वो इजाज़तनामा भी दे दिया गया। लेकिन इशू क्या है, इशू ये बना कि गोस्ट ट्रेडिंग जो है ना वो की गई। गोस्ट ट्रेडिंग का मतलब है कि पेपरों के अंदर शो किया गया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही है, लेकिन एक्चुअल कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की किसी भी किस्म की एक्टिविटी जो है वो नहीं की गई। तो जो शुगर माफिया जो था, यानी जिन लोगों की शुगर मिल्स थी या जो लोग इन्वॉल्व थे, उन्होंने ये किया कि सब्सिडी भी गवर्नमेंट से ले ली और जो शुगर थी उसको भी अपनी मिल्स के अंदर, कारखानों के अंदर, गोदामों के अंदर स्टोर कर लिया, और साथ ही थोड़े से रेट भी उसके चीनी के जो है बढ़ा दिए, जैसा कि आपको
हर तरफ मार्केट में नज़र आ रहा है। तो अब चूँकि अगर रमज़ान आ रहा था, रोज़ों में भी इनका इरादा ये था कि 110-120 रुपये पर केजी जो है वो शुगर को सेल आउट किया जाएगा। तो इनको अंदाज़ा नहीं था। मैं तो उस दौरान में बहरहाल इनकी आपस में चपकश भी चली, यानी क्लैश चलता रहा, जिसमें इन्होंने ये कहा कि हम हुकूमत गिरा देंगे, बट अब जो वो इनके पर्सनल इश्यूज़ हैं। तो उसमें यानी ये किया कि नंबर एक सब्सिडी ले लिया। अब सब्सिडी किस किस चीज़ में ली? एक तो प्राइस में ली, प्राइस कंट्रोल करने के लिए। दूसरा जो सब्सिडी ली, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी ली। तो यानी ये इशू है कि गूस ट्रेडिंग इन्होंने की, यानी एक्चुअल चीनी कहीं भेजी नहीं। तो वो चीनी जो है वो कहाँ गई? वो मिलों के अंदर ही पड़ी हुई है, ठीक है, कहीं भी नहीं गई है। और गवर्नमेंट से जो है वो इन्होंने मतलब 3-4 हाथों से जो है वो पैसे भी वसूल कर लिए। तो ये इशू है, इस वजह से ये इशू आज का जो है वो गर्म हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम।